हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में कक्षा 10 की चीज़ों को पढ़ रहे थे। 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। 3 चैप्टर को अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़े थे। वैसे ही हम आज चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपका जो एग्जाम होने वाला है 2027 में, उसके दृष्टिकोण से और मैट्रिक में हर साल इस चैप्टर से लगभग 5-10 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो और चाहे सब्जेक्टिव में हो, 5-10 नंबर सवाल तो इसी से आ जाएगा। ओवरऑल आपका जो हिस्ट्री का रहेगा मैट्रिक में, वो 25 नंबर का रहेगा। 20 से 25 नंबर, 30 नंबर आपको हिस्ट्री से आएगा, जिसमें से दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से आपको बहुत सारा रिवोल्ट वगैरह के बारे में समझ में आएगा। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर आगे आपको फ्यूचर में जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करिएगा उसके लिए बहुत जरूरी चैप्टर है ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कक्षा 9 में हो, कक्षा 10 में हो, 11th में हो, 12th में हो, और आगे अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। आइए आज हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है धीरे धीरे करके समझते हैं सारी चीज़ों को। जैसा कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे भारत में राष्ट्रवाद, पहला दिन हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद, और इसी जब समाजवाद वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसी में आपको बताया गया था कि वाद जो होता है, जैसे राष्ट्रवाद, यहाँ दिख रहा है बोर्ड। हालांकि राष्ट्रवाद का जो है इंट्रोडक्शन, राष्ट्रवाद का मतलब बता दिया था आपको। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो किस अपने देश के प्रति प्रेम क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना। जैसा कि दूसरा चैप्टर में या पहला चैप्टर में बताया गया होगा आपको ये बात। पहला चैप्टर में राष्ट्रवाद बताया होगा, दूसरा चैप्टर में बताया गया होगा कि जो भी वर्ड के लास्ट में वाद आता है वो अपने पहले वाला वर्ड के क्या होता है, पॉजिटिविटी में होता है, पॉजिटिव केस में आता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रवाद मतलब होता है नेशनलिज्म, इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। ISM आया नेशनलिज्म, ये अपने पहले वाला शब्द के सपोर्ट में रहेगा। वैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सब अपने अपने आगे वाला शब्द को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उपनिवेशवाद मतलब उपनिवेश को बनाना, उपनिवेश स्थापित करने पर जोर डालना। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग क्या थे, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, अंग्रेज के अधीन आ रहे थे ना, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया, हमारे यहाँ एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी। ठीक है, और ये कंपनी जो है 1608 ईस्वी में भारत आई थी। कब आई थी, 1608 ईस्वी में भारत आई। ठीक है, और ये कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, स्थापना, ये कंपनी का स्थापना जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुआ। ठीक है, इस तरह से इस कंपनी का स्थापना। इसको जो है मोनोपोली मिला। क्या मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। क्या मिला, एकाधिकार मिला। क्या मिला, एकाधिकार। एकाधिकार मतलब मोनोपोली या एकाधिकार का मतलब होता है कि ये ब्रिटिश वहां से एक ही यही कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में इस चीज का कुछ कुछ व्यापार पर जो मोनोपोली मिला होगा, कुछ कुछ व्यापार पर एकाधिकार मिला होगा, तो उसको वही कर सकती है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई कंपनी वहां से आके नहीं कर सकती। उसी को बोलते हैं एकाधिकार। ठीक है, तो ये 20 वर्षों के लिए, शुरू में से 15 या 20 वर्षों के लिए मिला था, शायद इसमें दिया भी होगा आपके पुस्तक में, या आपके पुस्तक का या पार्ट नहीं होगा। 15 या 20 वर्षों के लिए शुरू में इसको एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, वहाँ के ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। लेकिन ये जो है एकाधिकार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आगे काफी लंबा समय तक रहा। और एक समय ऐसा आया जब इस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ से शासन से भी समाप्त कर दिया गया। तो हर एक चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक, सपोज कीजिए आप जैसे एक फोन चलाते हैं, एप्पल कंपनी का आप फोन चलाते हैं, सैमसंग का आप फोन चलाते हैं, कोई किसी भी कंपनी, जिस कंपनी का फोन चलाते हैं आप, या फिर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट पूरा, जैसे एक फैन का कंपनी है, क्या है, क्या आता है उसका, जो तूफान आता है, और भी बहुत सारा कंपनी है, हेवेल्स है। अब सपोज ये कंपनी, कोई एक कंपनी ऐसा हो जो इंडिया का, जो किसी देश में जाकर कब्जा कर ले, किसी देश में क्या कर ले, कब्जा कर ले, और वहाँ का पूरा सारा राजनीतिक प्रभाव पर, आर्थिक सब पर क्या करने लगे, अपना शासन करने लगे, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रोकने का प्रयास करेगी, वहाँ पर रोक देगी, बैन करेगी, उसको रोकेगी, भगाएगी, वहाँ से वापस लाएगी। ऐसा तो कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हो, उससे काफी मुनाफा मिले, तो शायद सरकार वो नहीं करे। ऐसा ही इंग्लैंड में भी हुआ। इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक कंपनी आगे जो है, एक कंपनी हम लोगों पर अधिकार करके गई। ठीक है, काफी लंबे समय तक जब वो टैक्स दे रही थी, तो मोनोपोली इसका बढ़ रहा था व्यापार करने का, उसका समय को, ड्यूरेशन को बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, और ये कंपनी जो है, एक समय ऐसा आया जब इस कंपनी के खिलाफ पूरे भारत देश के लोग जो है एक साथ आंदोलन के लिए उग्र हो गए। और एक साथ जब आंदोलन के लिए उग्र हो गए, तो जब 1857 का रिवोल्ट पड़े हो, 57 का रिवोल्ट हुआ इस कंपनी के खिलाफ। ठीक है, और कंपनी के खिलाफ, इस कंपनी के पास अपना सेना था। अब सोचो किसी कंपनी, एप्पल कंपनी हो, सैमसंग कंपनी हो, इसके पास अपना सेना हो कहीं लड़ने के लिए, किसी क्षेत्र को जीतने के लिए, ऐसे में तो अपना सरकार को भी ये कहीं पर झुका सकती है, नहीं झुका सकती, दिक्कत कर सकती है अपने देश में भी। एप्पल के पास अगर सेना हो लड़ने के लिए, ऐसा हो सकता है। अभी अभी के समय में तो ये पॉजिटिव, ये है हो नहीं सकता है, ये है ही नहीं पॉसिबल कि एप्पल के पास अपना सेना हो, फाइटर जेट रखे हुआ लड़ने के लिए सब कुछ।
ऐसा है नहीं। उस समय इसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसका सहयोग ब्रिटिश क्राउन कर रहा था, ब्रिटिश सरकार कर रहा था इसका सहयोग, और तभी तो इसको इसको इससे फायदा पहुंच रहा था किसको, ब्रिटेन को। ये जहां जहां अपना उपनिवेश बनाया हुआ था तो फायदा पहुंच रहा था ब्रिटेन को। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया कब, 1857 में। 1857 में कौन विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह। मंगल पांडे का नाम सुने हो? 10 मई का समय, 1857 का समय, जहां मंगल पांडे जो रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, मेरठ से छिड़ गया था। मंगल पांडे को तो अप्रैल में फांसी हो गया था, 8 अप्रैल को शायद फांसी हुआ था मंगल पांडे को, ठीक है। 1857 में मंगल पांडे जो है क्या किया था, वो जो कुछ अफवाह फैल गया था। अफवाह जब फैल गया था कि ये जो बम है, बम कारतूस जो है जिसको खींच के फेंकना है तभी यूज होगा, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ है। तो मंगल पांडे क्या कहता, कुछ अफसर को गोली भी मार दिया था। गोली मारा था 24 की कुछ ऐसा करके डेट सब है, डेट सब हमको उधर ध्यान से उतरा हुआ है, ठीक ना। तो अप्रैल का मंथ में ऐसा घटना घटा था। तो मंगल पांडे को अप्रैल में ही फांसी दिया गया, या तो 24 अप्रैल को या तो 8 अप्रैल को होगा, हो सकता है, देख लेना, अलर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया तो इसके बाद जो है ये विद्रोह और फैला, और बगल बगल के जितना भी सैनिक छावनी थे जहाँ, क्योंकि सैनिक उस समय इंडिया के सैनिक भी भर्ती किए जा रहे थे, तो सब सैनिक सब विद्रोह किया, है ना। 10 मई को, जब 10 मई 1857 को यह विद्रोह स्टार्ट हो गया, पूरा मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह, है ना, मेरठ छावनी से। तो यह विद्रोह जो है बहुत ही भयावह रूप ले लिया, ठीक है, बहुत ही भयानक। इस विद्रोह का नेता बनाया गया किसको, बहादुर शाह जफर को। किसको बनाया गया, बहादुर शाह जफर को माना गया, जो कि बहादुर शाह जफर जो है मुगल एम्पायर का अंतिम राजा था। कौन था, जो अंतिम एम्पायर माना था मुगल का, उसको जो है जब वो ये लोग वहां दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में बोले बहादुर शाह जफर को, एक बूढ़े व्यक्ति को, तो उनको क्या बनाया गया, उनको बुलाया गया कि आप जो है लीडर बनिए, इस विद्रोह को, रिवोल्ट का आप लीड कीजिए, ठीक है। जब वो लीड करते हैं तो इस बात अंग्रेज भी इस पर कई हद तक, मई 1-2 महीना के अंदर ये अंग्रेज सरकार जो है क्या करती है, इस पर कंट्रोल पा लेती है, इस विद्रोह को रोक देती है, दबा देती है, ठीक है। दबा देने के बाद जो है बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज देती है ना, वहाँ उनका मृत्यु भी होता है रंगून में, म्यांमार में, ठीक है। तो इस तरह से विद्रोह हुआ। तो इस तरह के विद्रोह जब ब्रिटेन का गवर्नमेंट देखती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह इस देश में हो गया है, तो उसको अकल ठिकाने आता है, कहता है अब अगर इस कंपनी को अगर दे दिया जाए तो ऐसा ऐसा अगर एक दो विद्रोह होगा तो कंपनी का सफाया हो जाएगा, है ना। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को हटाने के लिए जो है ब्रिटेन क्राउन जो है 1858 में ब्रिटेन संसद में, जो 1858 में इंडियन काउंसिल एक्ट आती है, क्या आती है, इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी भारत परिषद अधिनियम, भारत अब ये कानून क्या था, ये कानून कहाँ लाया गया था, वहां। अब इस कानून के तहत क्या क्या गया, सुनो एक दो बात। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, EIC का, यानी इंडिया पे जो आपका शासन कर रहा था, शासन खत्म हो गया। किसका, प्रशासनिक रूप से, प्रशासन की दृष्टि से पूरा पावर से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक नाम मात्र की व्यापारिक कंपनी है, ना कि कोई शासन करने वाली कंपनी है। दूसरा बात क्या किया, दूसरा बात ये करता है कि जहाँ पर जो है ना एक वायसराय की नियुक्ति करता है, किसे नियुक्ति करता है, वायसराय को लाता है, ठीक है। और ब्रिटेन में क्या बनाया जाता है, ब्रिटेन में एक बनाया जाता है भारत सचिव का पोस्ट, भारत सचिव पोस्ट क्या बनाया जाता है, भारत सचिव पद बनाया जाता है, कहाँ, ब्रिटेन में, है ना। और इस भारत सचिव को सहायता मदद करने के लिए एक परिषद बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, परिषद, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन काउंसिल, वही भारत परिषद बात का मतलब, एक परिषद बनाया गया, यानी इंडियन काउंसिल बनाया गया, ठीक है। इसमें जो मेंबर होते हैं, मेंबर उसकी संख्या 15 होती है। कितना मेंबर होते हैं, 15 मेंबर। वो ब्रिटेन में बनाया था ये सब, ठीक है, ये सब ब्रिटेन में होता है ना। एक भारत सचिव का पद होता है, भारत सचिव भी कोई ना कोई रहेगा, जैसे तुम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ोगे, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ोगे, तो मार्ले और मिंटो, मिंटो वहाँ का, मार्ले यहाँ का, मार्ले मिंटो, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू कौन था, मॉन्टेस्क्यू जैसे भारत सचिव, चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय, है ना, ऐसे करके पढ़ना होता है, ठीक ना। तो वायसराय, उसके जो कानून आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 बोलते हैं। तो उस समय मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। उसी दोनों का नाम को जोड़ के लगाया गया था, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्रिटेन का गवर्नमेंट का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ, हमारे इंडिया में जो ना, देखो इंडिया में राष्ट्रवाद बढ़ने से पहले इंडिया में कौन शासन कर रहा था उसको जानना जरूरी है, ठीक ना। हमारे इंडिया में जो है इस कंपनी को जो है 1608 में आया, तो इस समय इसको बहुत पावर नहीं मिला। 1717 में फर्रुखसियार था, क्या नाम था, फर्रुखसियार। जब मुगल का मृत्यु, ये औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 में, देखो कहानी सुनो बढ़िया से, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1707 में किसका मृत्यु हुआ, औरंगजेब का मृत्यु हुआ, औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था वो 21 प्रांतों पर अपना कब्जा किया हुआ था, 21 एरिया पर। औरंगजेब पहला मुगल शासक ऐसा था जिसका सबसे बड़ा एरिया था, ठीक है। मध्यकाल में ये हमारे ये जो क्या बोलते हैं, मध्यकाल में ना आज था औरंगजेब, हालांकि आधुनिक में भी थोड़ा आज था। तो मध्यकाल में जो ये सब शासन किया मुगल में, तो सबसे बड़ा प्रांत पे शासन कौन किया, औरंगजेब। और प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य, यही दोनों का शासन सबसे लंबा क्षेत्राधिकार था, समझे।
तो औरंगजेब का जो इतना लंबा क्षेत्र था उसमें बहुत सुविधार सब रखा हुआ होगा। सुविधार कौन होता है? जो क्षेत्र क्षेत्र दे दिया किसी को, रखो वहां से टैक्स दार है ना, सुविधार मंजूरदार। ये लोग क्या किया, अपने आप को जो है ना स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसे बंगाल का सुविधार था अलीवर्दी खान, तो वो अपने आप को क्या बोला कि हम जो है किसी के शासन का अधीन है ही नहीं, हम औरंगजेब का अधीन नहीं है, हम किसी का अधीन नहीं है। तो अब तो औरंगजेब का डेथ हो गया। औरंगजेब का उस समय माहौल था, उसमें समझ रहे हो, डरता था उससे लोग, तो उसका अंडर बन रहा था। जैसे औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो बादशाह अपने आप को क्या करने लगा, स्वतंत्र है, हम मुगल का अधीन में नहीं है। तो ऐसा ही हुआ। तो औरंगजेब के बाद जो जो राजा बनता रहा, उस तो ये मान के चल रहा है कि पूरा भारत किसका है, इसका बाप का है, नहीं मान के चल रहा है। ये औरंगजेब के बाद जो बनता रहा वो सोचा कि भारत किसका है, मेरा है, ठीक है। तो फर्रुखसियार बना 1717 में। कब बना? 1717 में एक राजा बना, क्या नाम था उसका? फर्रुखसियार। उसका हो गया एक बार तबियत खराब। क्या खराब हो गया? सुनो, फर्रुखसियार को एक फोड़ा हो गया, फोड़ा फुंसी जो होता है, फोड़ा। और ऐसा फोड़ा हो गया तो वो मरने वाला था। क्या करने वाला था? मरने वाला। इतना खतरनाक उसको फोड़ा हो गया था, ठीक है, वो मरने वाला था। तो फर्रुखसियार को जो है ना, फर्रुखसियार से मिलने ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ लोग आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, ठीक है, डॉक्टर हेमिल्टन ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो डॉक्टर वगैरह आते हैं तो अपना बैग लेके आते हैं। तो वो देखा है इसको, तो दवा दिया, ट्रीटमेंट के थोड़ा ऐसे मिलने के लिए गया, तो बोला कि राजा की तबियत खराब है, नहीं मिल सकते। फिर वो बोला कि हम डॉक्टर, हम कुछ देखेंगे, तो शायद कुछ मतलब राजा से जरूरी बात है मिलना, दूसरा बात के लिए मिलने जा रहा था, ठीक ना। सुना तबियत खराब है तो सोचा मिल लेते हैं, तो मिल लिया। और काम भी अपना बनाने के लिए गया था, ऐसे व्यापार कर रहा था टैक्स देके। उससे पहले जहांगीर इसको परमिशन नहीं दिया इंडिया में, ठीक है, कोई परमिशन नहीं दिया। सुन लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन कोई नहीं दिया था, वो टैक्स लेके कर रहा था व्यापार, लेकिन पूरा क्षेत्र नहीं दिया था। इसको जो है ना, जो वो बीमारी था फोड़ा वाला, उसको ठीक कर दिया हेमिल्टन, जो डॉक्टर हेमिल्टन था वो अंग्रेज, वो ठीक कर दिया इसको। एक इंजेक्शन भोगा, ठीक हो गया वो। आप भी खुश थे पागल। अब जो आदमी मरने वाला है उसको तुम जिंदा कर दिए हो, तो वो खुश नहीं हो जाएगा? तो वो खुश हो गया पूरा, समझे। जब वो खुश हुआ तो वो क्या बोला, इसको जो है एक पत्र जारी किया। क्या जारी किया? एक पत्र जारी किया, ठीक है। एक इसको बोलते हैं शाही फरमान, एक शाही फरमान जारी किया। क्या जारी किया? 1717 में शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान कौन जारी किया होगा? फर्रुखसियार। किसको दिया शाही फरमान? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दिया? उस शाही फरमान ने क्या लिखा था पता है? बंगाल बंगाल में कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड इन फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब तुम बंगाल में क्या करो? कर मुक्त व्यापार करो। अब देखो बंगाल का क्या परिस्थिति है, बंगाल में उसमें अलीवर्दी खान है। कौन है? अलीवर्दी खान या कोई और है। तो बंगाल में जो बंगाल का रूलर है मुर्शिद कुली खान होगा ना, तो अलीवर्दी खान होगा, ठीक है। वहां का भी हिस्ट्री अलग तरह का पढ़ना होता है। बंगाल में जो रूलर है, तो उस समय क्या कर रहा है कि हम अंग्रेज का तो बाप, मतलब उसका नौकर तो नहीं है, हम जो कहेगा वो सुन लेंगे। तो बोला नहीं करने देंगे। क्या बोला? हम नहीं देंगे व्यापार वगैरह करने। तो मुर्शिद कुली खान शासक बना पहले, उसके बाद अलीवर्दीन खान बना। ये दोनों में तो व्यापार नहीं कर पाया, फ्री ट्रेड उसके बाद शाही फरमान था, लेकिन फिर भी व्यापार नहीं कर पाया। उसका बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का उम्र कम था। क्या था? उम्र कम, 21 साल आयु था उसका। ये लोग सोचा क्या, इस इंडिया का हमको तो शाही फरमान हुआ है, अगर हम चाहेंगे ना तो इसको दबा सकते हैं, ठीक है, ये लड़का को। लेकिन मुश्किल हो गया वहां पर। सिराजुद्दौला बड़ी मार मारा उसको वहां पर। तो वहां से जो है ना सिराजुद्दौला से बड़ी लड़ाई हुआ पलासी का। अब हम उस हिस्ट्री में तो घुस नहीं सकते उतना, ठीक है, ज्यादा ऊपर ऊपर हम उठा के बता रहे हैं तुम लोग, सब ध्यान दोगे। जैसे बंगाल में क्या हुआ, तो बंगाल में पहले मुर्शिद कुली खान के समय में नहीं कर पाया व्यापार, फिर व्यापार अलीवर्दी खां के समय में नहीं कर पाया। अलीवर्दी खां का नाती बना उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला में सोचा कि इसका कम उम्र है, चलो इसमें जो है ना किसी भी तरह से हम लोग कर लेंगे, इसको दबा देंगे। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हुआ, ठीक है। उसमें भी लड़ाई वगैरह हुआ, लड़ाई वगैरह हुआ। एक लड़ाई हुआ 1757 में। आप सुन लो पूरा कहानी। 1757 जो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी नहीं, ब्लैक होल की घटना पे कहा जा रहा है। अब हम तुमको ब्लैक होल की घटना पे अगर बोले तो हल्का प्रकाश डाल देते हैं उस पर। देखो, जब ये लड़ रहा था ना इसे बंगाल में जब सिराजुद्दौला से लड़ रहा था, तो सिराजुद्दौला खास था कि सिराजुद्दौला बंगाल का एक ऐसा नवाब था जो सबसे ज्यादा अंग्रेज को मारा, सबसे ज्यादा अंग्रेज को मारा। अंग्रेज इसे जो अंग्रेज ये जो फेंसिंग कर रहा था अपना, यानी घेराव कर रहा था अपना एरिया का, ये भी और फ्रांसीसी भी। फ्रांसीसी को सिराजुद्दौला, देखो ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ पर तुम जो है फेंसिंग नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर घेराव नहीं करो, घेराव को बंद करो। वीडियो बन रहा है ना बड़े, ऐसा नहीं कि तुम लोग बढ़ाने के चक्कर में वीडियो करवा दो। सही चल रहा है ना? सब ध्यान दोगे, उधर भी ध्यान दे रहा है सब। तो वो लोग बोला कि फ्रांसीसी को बोला क्या कि तुम जो है ऐसा करो, जो फेंसिंग बना रहे हो, जो तुम क्या कर रहे हो, घेराव जो कर रहे हो इसको बंद करो। अंग्रेज को भी बोला और फ्रांसीसी को बोला। तो फ्रांसीसी जो है ये जो घेराव करना है वो बंद कर दिया, घेराव बंद। लेकिन ये लोग जो है अंग्रेज सब, ये सब नहीं माना, ये सब नहीं माना। तो शाम के समय तक गया फोर्ट विलियम, देखे फोर्ट विलियम के साइड, उधर से उस वही से घेराव कर रहा था उधर इस एरिया में। तो शाम के समय गया, सबको पकड़ा, समझे। और एक रूम था, है ना, 12x14 करके रूम था, छोटा सा रूम था, जिसमें एक भी जो है खिड़की तिरकी कुछ नहीं था। उसमें पकड़ा और 150 आदमी को, 150 अंग्रेज को पकड़ के जो है मारा, बड़ी मार। अब मारा तो फिर सोचा कल भोर में निकाल के मारेंगे सबको एक एक करके। ऐसा नहीं सोचा होगा, एक कहानी बता रहे तुमको हम अपना बना के, ठीक है। शाम हो गया होगा, ऐसा ये सब कहानी है, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है, ठीक ना। अब क्या हुआ होगा नहीं होगा, पुराना इतिहास उतना कन्फर्म
नहीं भी, किताब भी बहुत सारा अपना अपना देता है डाटा, कहाँ जा रहा है? तो वहां पर उसमें आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से किताब अपना अपना डाटा देता है, उसको ध्यान नहीं देना होता। तो क्या करता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये सिराजुद्दौला था वो अंग्रेज को पकड़ लिया बड़ी माँ, पकड़ के शाम, हम तो बोले शाम के लिए, तो बोलने के लिए सबको ऐसा थकिया दिया, कैसे करके थकी लगा के, ऐसे लाइन बाय लाइन, ऐसे करके लाइन बाय लाइन, ठीक है, ऐसे करके थकिया दिया एक रूम में। और रूम कितना, 14/12 का, इसमें 178 आदमी की, 148 आदमी का डाटा आता है, मतलब 150 आदमी से भी अधिक आदमी, तो उसको थकिया थकिया कर रख दिया। अब बताओ जिंदा बचेगा वो? एक भी खरीद नहीं, एक फिर किताब नीचे में आता थोड़ा सा छोड़ा सा, ठीक है, कहा यो कहीं कहीं पर है, यो कहीं पर नहीं मिलता, ये बात लिखा हुआ। तो ये क्या कहता है, सुबह में जब निकलता है तो 120-25 आदमी क्या होता है, खत्म सबाजट, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है, कहाँ से? रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में था, मद्रास से आता है यहाँ, और तब लड़ता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के विरुद्ध लड़ता है, समझे? तो ब्लैक हॉल के इंसिडेंट बोलते हैं, जब सिराजुद्दौला सबको मारा। और सिराजुद्दौला जो था वो सबसे ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारा है सबको, लेकिन सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाता है। 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, तो किसी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, किसके बीच? बंगाल का नवाब कौन था उस समय? इसका एक जो सेनापति हुआ करता है, क्या नाम रहता है उसका? मीर जाफर। मीर, पता है इसको टाइटल क्या मिला हुआ है, उपाधि क्या मिला हुआ पता है इसको? दिखाई दे रहा है बोर्ड वहां नीचे तक, कोना तक? हाँ, अच्छा अच्छा चलो ना, इसको यहाँ लिख दे, सेनापति हटा देंगे तो फिर दिखाई दे रहा है। तो इसका सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, क्या था सेनापति, क्या नाम था उसका? मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। इसको टाइटल मिला हुआ, उपाधि मिला हुआ, आधुनिक भारत का गद्दार। चट्टान सही से बटी मार बैठ। क्या टाइटल मिला हुआ है? आधुनिक भारत का गद्दार टाइटल मिला हुआ है। ये जो है ना यहाँ पर, इस सबके पास आधुनिक, देखो दिमाग लगाने वाला चीज ये है, प्लासी जो है मुर्शिदाबाद में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। एक जगह का नाम है फ्लास के फूल, फ्लास के फूल वहां पर ज्यादा होता है, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम क्या है? प्लासी है। और प्लास का काम क्या होता है? रंग वंग जो खेलते हैं हम लोग, गुलाल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है उसका, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद में जो है ये जगह है, तो वहां पर युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला क्या करता है? सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है मीर जाफर, और यही क्या करता है? धोखा देता है किसको? सिराजुद्दौला को धोखा देता है। इसलिए इसको टाइटल मिला आधुनिक भारत का गद्दार। क्या बोला गया? आधुनिक भारत का गद्दार। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लग रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लग रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव, इसका नाम याद रखना। तो यहाँ पर जो हम लोग, यहाँ पर जो ये हार गया, ये जीत गया, तो यहाँ से अंग्रेजी शासन मजबूत होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 में, एक और युद्ध कब होता है? 1764, बता दो। बैटल ऑफ बक्सर, बिहार की धरती पर होता है। तो इतना हम इसमें नहीं जाएंगे। इसमें 3 राजा रहता है, अवध का राजा, मुगल जो राजा था वो, मुगल राजा, अवध का राजा और बंगाल का नवाब, तीनों मिलकर लड़ता है। इस बार जो है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सिराजुद्दौला तो नहीं है, आप कौन है? मीर जाफर ही। मीर जाफर को बोला क्या कि तुमको हम राजा बना देंगे। जब मीर जाफर को राजा बनाते तो मीर जाफर को समझ में आता है नहीं, तो अंग्रेज और खत्म है, ये जो है सब पैसा लेकर अपने अपने लूटना चाह रहा है ये। तो मीर जाफर भी लड़ता है उसके खिलाफ, समझे? मीर जाफर, मीर कासिम, ऐसे कुछ नाम आता है। इसके पहले मीर जाफर बनेगा, उसके बाद मीर कासिम बनेगा, समझे? फिर मीर जाफर बनेगा, समझे? वो होता है उल्टा पुल्टा। तो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। इसके बंगाल का, अब बैटल ऑफ बक्सर में देखो, भारत का 3-3 संयुक्त सेना, बंगाल का नवाब, मुगल का, अवध का, सिराजुद्दौला का, तीनों मिलकर लड़ता है, तभी क्या होता है? हार जाता है। तभी क्या होता है? हार जाता है। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा मजबूत होती है, अब सहायक संधि करना शुरू करती है, एक एक संधि करती है, और एक एक क्षेत्र को अपने मिलाना शुरू करती है। उसके बाद जो है विलय नीतियां लाती है, कई सारी नीतियां लाती है, और अपना क्षेत्र में इसको मिलाना शुरू करती है, सब क्षेत्र को, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा भारत पर धीरे धीरे देखते देखते कब्जा कर रही थी। और कब्जा करते करते जब क्या होता है, 1857 का समय आता है, उसका सब पूरा सब इस पर सैनिक से विद्रोह करना शुरू करता है। तो उसके बाद अंग्रेजी गवर्नमेंट को समझ में आता है, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट उसके लिए एक अधिनियम, ये उल्टा तो पुल्टा था, ऊपर नीचे करके बता दिए, लेकिन अगर बैठ के अगर सही से कोई देख रहा होगा यूट्यूब पर भी, तो उसको भी समझ में आ जाएगा, एकदम सही कहानी बताया गया, एकदम बढ़िया से बताया गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है ये, इसको समझना भी है तुम लोग। तो जब यहाँ पर 64 हुआ, उसके बाद फिर 57 आया होगा कभी, वहां पर विद्रोह हुआ, विद्रोह हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया वहां पर, ठीक है। और वहां पर फिर कौन आ गया? तो आप तुमको समझना है कि हमारे ऊपर जो है शासन किया, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज हमारे ऊपर 2 फेज में शासन किया, 2 फेज में शासन नहीं किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी किया। तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक? जब 1608 में जब आया, तब से लेकर कब तक? या 1757 मानो, 1857, 100 वर्षों तक कौन किया? या ऐसी क्या तुम पर? और उसका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कब किया? ब्रिटिश सरकार 1858 से लेकर 1900, इसमें वायसराय बना, इसमें क्या है? वायसराय है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, इस चीज को, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। इसको कंपनी एक्ट बोला जाता है। इसके समय में जितना कानून आया उसको कंपनी एक्ट क्या बोला जाता है? इसके समय में जितना कानून आया उसको क्राउन एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
क्राउनेट। आप समझो, जब भारत में ये लोग आया, ये लोग इतना बदमाशी कर रहे हैं, तो भारत के लोगों के अंदर यहाँ पर जो है ना, भारत के लोगों के अंदर उतना राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगी थी। यहाँ पर सब अपने लिए लड़ रहे, सैनिक अपने लिए लड़ा है, अगर समस्या खत्म हो गया तो निकल गया, किसान अपने लिए लड़ रहा है, समस्या खत्म हो गया निकल गया, ठीक है, सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ा था, इसीलिए यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। सैनिक विद्रोह सफल हुआ था 1857 का, नहीं, 1857 का जो वो विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ था, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब जब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। जैसे यूरोप में पढ़े, तुम एक धर्म की, एक जाति के लोगों के दिमाग में क्या था कि एक जाति का है, एक भाषा बोलने वाला है, वही राष्ट्रवाद, वही मेरा है। ऐसा तो रहे, भारत में अभी बहुत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, पता है तुम लोग को? 22 भाषा के बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर, उससे भी अधिक है बोलने वाले। तभी सब के अंदर राष्ट्रवाद है कि नहीं? तभी भारत के लिए मरता है कि नहीं? सब मरता है। नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, वो अपने लोग से बिल्कुल अलग है, तो क्या वो भारतीय नहीं है? नहीं, वो हमारे हैं, वो हमारे देश के हैं, वही भारतीय हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे तुम्हारे लिए नॉर्थ ईस्ट वाला लोग हुआ, वैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम हुए नहीं हुए, फिर भी तुम लोग क्या हो? सब हम तुम क्या हो? सब क्या है? भारतीय हैं, सब क्या है? भारतीय। जरूरी नहीं हम एक भाषा को बोलने वाले, जरूरी नहीं हम एक धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों के अंदर किसकी भावना है? राष्ट्रवाद की भावना है। भारत के लिए हम लोगों के अंदर क्या है? राष्ट्रवाद की भावना। यह राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी? अब देखो, अंग्रेज एक एक पर नियम लाते गया, ठीक है, और वो नियम जो है किस तरीका से हमारे देश के लिए बहुत गलत साबित हुआ। और जब गलत साबित होगा तो हमारे लोगों के अंदर गुस्सा जाएगा, भड़केगा कि ये अंग्रेजी गवर्नमेंट हम लोग के लिए क्या कर रही है? गलत कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नियम पढ़ो, सबसे पहले पहला नियम। अब यहाँ से जो है 5-6 नियम, हम सबसे पहले 5-6 कानून लिख दे, उसके बाद यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है। सबसे पहले तुमको याद रखना है कौन? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये कब आया था बताओ? कब आया था? 1878। एक था आर्म्स एक्ट, क्या था? इसको याद रखना है, 1879। इसको बोलते हैं आर्म्स मतलब बंदूक, आर्म्स मतलब बंदूक, आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स क्या? हथियार। तो इसको शस्त्र अधिनियम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शस्त्र अधिनियम। तो तुमको अगर बोर्ड में आ जाएगा शस्त्र अधिनियम कब आया, तो कब बता दोगे? शस्त्र अधिनियम। उसका तीसरा नंबर पे आता है कौन? एक आता है इल्बर्ट बिल, क्या आता है? इल्बर्ट बिल, वो था 1883 में। कब आता है? 1883 में। उसके बाद आता है कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट, क्या आता है? 1898। सही जा, सही लिखा हुआ है कि नहीं? कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कॉपी नहीं निकाला रही। कलकत्ता कॉर्पोरेशन, हाँ 99 है, देखो बोला नहीं, एरर हो सकता है थोड़ा सा कहीं। उसका बाद आया था विश्वविद्यालय, इसका था विश्वविद्यालय अधिनियम। हम सबको समझाएंगे, थोड़ा सा वैसे रखना है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है व्यूज, ठीक है ना? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 याद है नहीं होगा तुमको? हूँ क्या करता है तुम पढ़ेगा तब नहीं याद होगा तुमको। बंगाल विभाजन, देखो बेशरम नेतन कब आता है? 1905। उसके बाद फिर क्या आता है बताओ? उसके बाद फिर कुछ आया था? दो को अभी बाकी है, दो को बताओ, तुम लोग का काम है। एक और प्रेस एक्ट आया था, इंडियन प्रेस एक्ट 1909 या 10 में, ठीक है ना? है ना? इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? 1910 में। देशद्रोही अधिनियम, देशद्रोही सभा अधिनियम, देशद्रोही सभा अधिनियम। एक था इंडियन 1907 और 1900। इतना एक्ट तुमको एकदम याद रखना है, ठीक है ना? बिना रुके हुए, ठीक है। 2-3 एक्ट के बारे में और भी याद रखना है, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के समय में, आर्म्स एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के समय में, एलिबर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय में। नहीं, लॉर्ड लिटन ही आ जाएगा ना यहाँ पर। एलिबर्ट बिल किसके समय में आया था देखो तो, नोट्स लेकर आया करो जब आएगा, ठीक ना? लॉर्ड रिपन के समय में आया लॉर्ड बिल, ठीक है। उसके बाद जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा? लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना? ऐसे करके याद करोगे, उतना पूछता नहीं है, लेकिन इस सबसे इंपोर्टेंट क्या पूछेगा तुमसे, ये किस समय में आया था? वायसराय समय कौन था? इसको तो रटिए लो, वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था वायसराय? कौन था? लॉर्ड कर्जन। एक चीज और है, एक चीज और अगर वो होगा तो बता देंगे, लेकिन नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। जो बात नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, हमको भी ध्यान नहीं है, लेकिन बताएंगे हम बाद में, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है 1905 में था, किसके समय में? लॉर्ड
कर्जन के समय में। अब आते हैं एक एक एक्ट पर। देखो इतना एक्ट, देखो एक चीज इसमें सिमिलर तुम लोग को नजर आ रहा है बाबा, देखो ये कहीं कहीं पर एक्ट लिखा हुआ होगा। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, एक्ट मतलब होता है अधिनियम। क्या होता है? एक्ट मतलब अधिनियम। तो कहीं कहीं पर एक्ट और अधिनियम लिखो तो एक बात, एक ही बात हुआ है ना। एक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अधिनियम। कहीं कहीं पर बिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिल, बिल मतलब बिल है, ठीक है ना। ठीक है, बिल। आप बताओ एक्ट और बिल में क्या अंतर है? एक्ट मतलब हम्म। मैक दें? मैक देते बताएगा तो बताओ एक्ट मतलब क्या होता है, बताओ। चलो मैक देते हैं। हाँ दिला। देखो एक्ट और बिल में अंतर क्या होता है? जो कानून हमारे संसद में पास हो गया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एक्ट। जो कानून हमारे संसद में पास हो गया है पूरा, उसको कहेंगे एक्ट, समझे। जब तक वो कानून पास हो रहा है रास्ते में, तो क्या कराएगा? बिल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? बिल। यानी कि एलबट एक बिल था, एलबट कानून पास नहीं हुआ होगा, माने ये पास हो गया होगा, ये सब पारित हो गया है ना, यानी कि कानून पास हो गया है सब, तब ना लागू हो गया, तब ना आया ये। अगर रास्ते में रहता तो क्या कहलाता? बिल। आप सोचो अगर इलबट बिल नहीं आया तो इलबट बिल क्या था जो नहीं आया, उसको समझने वाला बात है कि आखिर कौन सा कानून था जो नहीं आया, इलबट क्या हुआ है। चलो पहला समझते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। कोई बताओ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है? बहुत भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। देखो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था। कब आया था? 18। इस समय जो है लॉर्ड लिटन जो है क्या था? वायसराय। चलो इसको हम फिर से यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग दसों को याद कर लोगे, दिखाई दे रहा है ना पूरा रे? वारना, हाँ अरे यार जो भी है, ये कब आया? कब पारित हुआ? 1878। वायसराय लॉर्ड लॉर्ड लिटन, क्या नाम था? लॉर्ड। उद्देश्य, इसका उद्देश्य समझना, फिर बदमाशी क्यों नहीं करो, सीधा बैठो। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध। भारतीय भाषाओं में छपने वाले देखो होता क्या है कि ज्यादातर जो है लोग इंडिया में भारतीय भाषाओं पे, देखो जैसे महाराष्ट्र में मराठी, हाँ, तेलंगाना में तेलुगु, अब देखो हिंदी, फिर हिंदी भी है भारतीय। तो ये सब भाषा में जो ज्यादा अखबार जो लोग पढ़ते थे, वो हम लोग चैप्टर में घुस गए हैं, एकदम ध्यान देंगे पढ़ना। सब कितना मिनट का वीडियो बना? 27 मिनट चला गया समझाने में। अभी इंट्रोडक्शन में चला जाएगा पैराग्राफ पूरा बढ़िया समझने में। अब तो हम लोग चैप्टर में है, सब चैप्टर का बात है, ठीक है ना। सब कुछ समझना जरूरी होता है, थोड़ा बाहर के बात को, थोड़ा अंदर के बात को, तभी पढ़ाई स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। एसएसटी को स्ट्रांग करना है तो बाहरी चीजों को लेकर चलना होता है, पास्ट को और फ्यूचर को भी लेकर चलना होता है, समझे। एसएसटी को अपना पास्ट फ्यूचर मत याद करना, पहले यहाँ देखो, ठीक है ना। भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, इलबर्ट वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत। देखो सही बता रहे हैं तुम लोग को रे, कोनो गलत नहीं ना बता रहे हैं, देख ले एक बार। हैं ऊपर तुम 10वां मैंने समझा, समझ रहा है। देखो भारतीय भाषाओं में जितना अखबार छपते हैं, जैसे हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, इस सब पर अखबार पर प्रतिबंध लगाता है। कारण क्या रहता है समझो। कारण ये रहता है कि देश के ज्यादातर लोग जो है अपने भाषाओं का अखबार को पढ़ते हैं, और अपने भाषाओं के अखबार में जो जो कोई आर्टिकल छाप रहा है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो उससे देश के लोगों के अंदर क्या जग रहा है? राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही है। सरकार को भगाने के लिए वो तत्पर है, लगा हुआ है, नहीं गलत कर रहा। कोई भी चीज का सवाल करना होता था, छाप देता था उसमें। अंग्रेजी अखबार को उस समय यूज ज्यादा आदमी नहीं करता। उसको लगा अंग्रेज को, अगर हम अंग्रेजी अखबार को चलने देंगे, भारत बाकी सब ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, शायद ये जो राष्ट्रवाद की भावना है या फिर विचार, पहले विचार का आदान प्रदान कैसे होता था? अखबार के माध्यम से। अखबार बहुत बड़ा मीडियम था विचार के माध्यम का, विचार अपना व्यक्त करने के लिए, पूरा जगह फैलाने के लिए अखबार, समझे। मोबाइल फोन तो नहीं था उतना, जो सब जगह एकदम मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से बात करें नहीं, हाँ, तो उस समय उतना नहीं चल रहा था, ठीक है। तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार को प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा कानून लाया सरकार? वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसके तहत जो है अंग्रेजी को छोड़कर बाकी जितने भाषा होते सब पर क्या करना? प्रतिबंध से सबको बैंड करने का प्रयास किया। तो ये जब किया तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा हुआ। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा हुआ कि लोग बाहर रहे थे, मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में। बीच में थोड़ा सा मैक का त्रुटि होने के कारण वीडियो में कट करना पड़ा। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था? 1878 में आया था। और इसका जो है किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं पर जो भी अखबार छप रहे हैं, जो भी समाचार पत्र छप रहे हैं, उसको बैंड करना। क्योंकि उस समय जो है अपने विचारों को जो व्यक्त करना होता था, विचारों को जो आदान प्रदान होता था, वो एक अखबार के माध्यम से ही होता था, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अंग्रेज सोचा कि हम जो है जो भारतीय भाषाओं में, जैसे मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में जो अखबार छप रहे हैं, इसको पहले बंद करते हैं। चूंकि अंग्रेजी उस समय बहुत कम लोग पढ़ा करते थे, इसी कारण, ठीक है।
अब हम लोग जब इसके बाद पढ़ेंगे, इसका दूसरा पॉइंट हम लोग का होता है आर्म्स एक्ट। देखिए हालांकि हमने 2 पढ़ा दिया था, मैक थोड़ा मैक ऑफ हो गया था, पता भी नहीं चला, 2 हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। आइए आप फिर से हम लोग देखते हैं आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट कब आया था? 1879 में। इसका जो उपनाम है वो क्या है? शस्त्र अधिनियम। क्या नाम है? शस्त्र अधिनियम। पारित कब हुआ ये? 1879 में। और ये किसके समय वायसराय कौन था इस समय? लॉर्ड लॉर्ड लिटन, वही था वायसराय, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? बिना लाइसेंस के हथियार अवैध, बिना लाइसेंस के हथियार अवैध, यानी कि आप बिना लाइसेंस के हथियार को नहीं रख सकते। अंग्रेजी सरकार सोची कि अगर हम ये बिना लाइसेंस के अगर लोगों को हथियार देना शुरू कर, हथियार अगर लेगा तो लोग क्या करेगा? अगर कभी आंदोलन वगैरह होगा, कभी रिवोल्ट वगैरह होगा, तो उससे दिक्कत हो सकता है। किसको? अंग्रेजी गवर्नमेंट को दिक्कत हो सकता है। अगर एक ही बार आक्रमण करेगी, मान लीजिए हथियार से आक्रमण करेगी, वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकता है उसे, ठीक है। और है ना सब कुछ, तो ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आर्म्स एक्ट लाके जो है, शस्त्र अधिनियम लाके क्या करता है कि जो हथियार वगैरह रहता है उस पर प्रतिबंध रहता है। तो देखिए जब ये लाइसेंस वाला मामला आता है तो भारतीय लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता, भारतीय लोगों को लाइसेंस नहीं देता है, ठीक है। अब आता है इल्बर्ट बिल। क्या आता है? इल्बर्ट बिल। इन दोनों से क्या होगा? इन दोनों से क्या होगा? ये दोनों जब इस तरह का कानून सब लाएगा, भारतीय लोगों को रोकने का विचार को अपना विचार रोकने का यहाँ पर कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो कुछ अगर आंदोलन करने का प्रयास करेगा उसको रोकने का जब कोशिश करेगा, तो क्या करेगा? लोगों के अंदर गुस्सा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है हम लोग के इसमें था, हम लोगों की तरफ था, ठीक है। इल्बर्ट बिल हम लोग अच्छे के लिए था, ठीक है ना। इल्बर्ट बिल जो कब पारित हुआ? 1883 में पारित हुआ। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, इस बिल का उद्देश्य था कि अब जो है न्यायालयों में अंग्रेज लोगों का मुकदमा भारतीय जज सुना सकते हैं। भारतीय जज। इसमें कहा गया कि देखो भाई, अगर तुम अंग्रेज लोगों का जो मुकदमा वगैरह होगा, यानी अंग्रेज लोग का मुकदमा कौन सुना सकता है? भारतीय जज भी सुना सकता है। लेकिन ये इसका परिणाम क्या हुआ पता है? इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज लोग क्या इसका अंग्रेज का क्या विरोध किया। आप देखो विरोध, अब लोगों के अंदर क्या हो गया? लोगों के अंदर गुस्सा और भी जाग गया। जो भारत के लोग थे उसके अंदर गुस्सा और भी जाग गया कि देखो भाई ये क्या कर रहा है। जो इल्बर्ट बिल लाया है वो अगर हमारे एफर्ट में है, यानी भारतीय लोगों के पक्ष में है, तो अंग्रेज उसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि भारतीय को आगे बढ़ने नहीं दे रही है अंग्रेज। अगर कोई गवर्नमेंट भी आ जाए और आपको रोकने का प्रयास करे और किसी और टीम, किसी और धर्म को, किसी और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो उससे आपको जो है उस सरकार के खिलाफ गुस्सा आएगा। तो सेम ऐसा ही हुआ। इल्बर्ट बिल आया तो अपने ही लोगों के लिए, वो अंग्रेज सबके लिए कहीं ना कहीं विरोध किया अंग्रेज उसका, और भारतीयों के लिए था तो भारतीयों के पक्ष में आने ही नहीं दिया। यानी भारतीय लोग जो है मुकदमा किसी का नहीं सुना सकते, अंग्रेज का मुकदमा नहीं सुना सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी जज जो है वो भारतीय लोगों का मुकदमा सुना दी थी। इसको थोड़ा सा समान करने के लिए लाया गया ऐसा, ठीक है। कुछ जो है सुधार करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर भी ये असफल रहती है और यह बिल पारित नहीं हो पाता है। इसका विरोध करता है और यह बिल वापस लेना पड़ता है ना, इसलिए इसमें बिल लगा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद आता है कलकत्ता कॉर्पोरेशन। कलकत्ता जो महानगर था, कलकत्ता महानगर में जो कलकत्ता में व्यापारी सबका जो बढ़ रहा था वर्चस्व, इंडियन व्यापारी सबका, उसके वर्चस्व को रोकने के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया। कब? 1899 में। उसका आता है विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय में जो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बन रहे थे, बहुत सारे छात्र छात्राओं जो संगठन बना रहे थे, उसको रोकने के लिए 1904 में क्या लाती है अंग्रेजी गवर्नमेंट? क्या लाती है? विश्वविद्यालय अधिनियम। उसका बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया? बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ता है कब? 1911 में। इस समय एक मूवमेंट होता है, क्या नाम रहता है उसका? स्वदेशी आंदोलन। क्या होता है यहाँ पर? इसलिए बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ता है कब? 1911 में वापस लेना पड़ता है, ठीक है। और देशद्रोही सभा अधिनियम, यानी अब सभा वगैरह आप तुम जो कर रहे हो वो सब सभा वगैरह करना एक देशद्रोह का काम है, ठीक है। अगर तुम सरकार के खिलाफ कहीं बैठकर सभा कर रहे हो, वो सब अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो वहां पर एक तरह से तुम क्या कर रहे हो? देशद्रोह काम कर रहे हो। तुमको उस समय गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अधिनियम कब लाएगा? 1907 में। और इंडियन प्रेस एक्ट, फिर क्या किया गया? जो भारतीय प्रेस है, जो सब अंग्रेजी सरकार के बारे में कुछ गलत छाप रहे हैं, कुछ भी उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार की कुछ त्रुटियों को दिखा रहे हैं, तो उसको बैंड करने के लिए एक नियम लाया गया, जिसको इंडियन प्रेस एक्ट किया गया। ये कब लाया गया? 1910 में। क्या 8वां अधिनियम समझ में आया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना। आर्म्स एक्ट क्या था? बिना लाइसेंस के हथियार किसी को नहीं देना, खासकर भारतीयों को हथियारों से रोकना। इल्बर्ट बिल क्या था?
कि अंग्रेजों का जो है जजमेंट जो है भारतीय जज कर सकते हैं, लेकिन इसका विरोध किया गया और इसको वापस लेना पड़ा। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट क्या था, भारतीय जो कलकत्ता जो नगर था वहां पर भारतीय व्यापारों को रोकने के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था, विद्यालयों वगैरह में जो छात्र संगठन वगैरह बन रहे थे, राजनीतिक पार्टियां वगैरह उभर के सामने आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए 1904 में ऐसा किया गया, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। बंगाल विभाजन को एक सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन किया गया था, ठीक है, इसी का विरोध किया गया था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब, 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ता 1911 में, ठीक है। देशद्रोही सभा अधिनियम कब हुआ, 1907 में। यानी अगर हम लोग किसी भी सभा को आयोजित कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देशद्रोह काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सभा आप आयोजित नहीं कर सकता खुल के। यह अधिनियम कब आया, 1907 में। इससे भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा फूटेगा, और गुस्सा फूटेगा तो सब एक होंगे, और एक होंगे तो राष्ट्रवाद की भावना जगेगी, ठीक है। और इंडियन प्रेस एक्ट कब आया, 1910 में। यानी भारतीय जितना भी, कोई गड़बड़ है क्या, जितना भी भारतीय भाषाओं में प्रेस, ये जितना भी प्रेस ऐसा है जो कि अंग्रेज सरकार की आलोचना करते हैं, उन सबको क्या किया गया, बंद करने का इसमें काम किया गया। तो ये सब हमारा कुछ कानून था जिसको हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े। अब हम लोग जो है इसी में और बढ़ते हुए आगे जो है और भी बहुत सी चीज़ों को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में यातायात एवं संचार का क्या योगदान था, ठीक है। अब देखिए इतना चीज सबका राष्ट्रवाद में योगदान था, है ना। विकास तो मान लीजिए इसको बंद किया तो यहाँ से लोग एक हुए, यहाँ से लोग एक हुए, ये सब जो करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू किया, नया नया कानून लाके लोगों को बांधना शुरू किया, तो लोग इसका विरोध तो किया। लेकिन एक और चीज हुआ, जब डलहौजी के समय में 1853 में 16 अप्रैल 1853, ये क्या चला, डलहौजी था उस समय वायसराय, इसके समय रेल चला, क्या चला, रेल। तो ये यातायात का विकास में जब रेल चला तो रेल से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक जगह से जब दूसरी जगह जाने लगे तो अपना विचार भी व्यक्त करते थे, वहाँ लोगों को संगठित भी करते थे, राष्ट्रवाद के लिए इकट्ठा करके बातों को बनाते थे। तो यातायात के विकास भी कहीं ना कहीं रेल को बहुत सहायता प्रदान, ये सॉरी, रेल के यातायात का विकास भी राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं बहुत सहायता प्रदान किया। समझ में आया, समझ में आया। अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात पर कर हटाया गया। 1882 में सूती वस्त्र की आयात पर क्या हटा दिया, कर हटा दिया, वो भी याद रखना है। 57 में भारत में कौन से प्रमुख विद्रोह हुए, 57 के समय में जो है सैनिक विद्रोह हुए थे, ठीक है। इसमें नील विद्रोह उस समय हुआ, पवना विद्रोह हुआ, संताल, यानी कई आदिवासी विद्रोह भी उस समय हुए थे, ठीक है, ठीक ठाक विद्रोह। अब हम लोग समझेंगे इसके बाद ICS का नाम, ठीक है। इसके बाद ये सब तो चल ही रहा था, इसे गुस्सा हो रहा था, एक एग्जाम होता था ICS का, इंडियन सिविल सर्विस। क्या एग्जाम होता था, ICS। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन, बोलो, इंडियन सिविल। इसी का नाम अभी क्या है, UPSC है। इसका जो पहले एग्जाम होता था, परीक्षा कहाँ पर होता था पता है तुम लोग को, लंदन में होता था। कहाँ बोलता था, अब बताओ, यहाँ सब व्यक्ति लंदन तो जाकर एग्जाम नहीं दे सकता है, ठीक है। 1856 में इसका, 58 में इसका स्थापना कब हुआ, 1800 कब हुआ, कब हुआ, ये जो है यहाँ पर जब इस ये जब कानून बना तो इसमें क्या बोला गया कि हम लोग भारतीयों के लिए काम करेंगे, कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। सुधारात्मक जो कार्य किए गए उसमें ये काम भी एक था, ICS का एग्जाम, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम करना। ये एग्जाम जो है लंदन में होता था, और ये एग्जाम जो प्रथम भारतीय जिन्होंने सफल हुआ था वो, उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम ICS, कौन थे ये कौन थे, प्रथम ICS। इन्होंने लंदन में जाके जो एग्जाम क्रैक किया था, किसका, ICS का, इंडियन सिविल सर्विस का, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पश्चिमी राष्ट्रवादी नेता भी रहे, बाद में इन्होंने अपना काम जो छोड़ दिया, झूठा आरोप लगाकर इसे हटा दिया गया था, ठीक है। ICS का, इसी ICS का नाम बदलकर, आदि के बाद इसी ICS का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, IAS, क्या कर दिया गया, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। और इसी IAS को जो है आगे चल के जो है वर्तमान में IAS अधिकारियों की परीक्षा जो है कौन लेता है, ICS को। अभी वर्तमान में ICS किसके अंदर में आता है, UPSC, बोलो ना, वर्तमान में ICS किसके अंदर में आता है, UPSC, यानी UPSC का दिन आता है। UPSC का स्थापना कब हुआ था, 1926 में। कब स्थापना हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के अंदर में क्या आता है, IAS का पुराना नाम क्या था, ICS, ठीक है। ICS का नाम बदलकर IAS रखा गया। IAS की परीक्षा UPSC लेता है, जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय लोक क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। 1926 में इसका स्थापना हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का। इतना चीज कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे, अब सीधे आएंगे जो कुछ पार्टियां बनेगी, जो कुछ पार्टियां जब बनेगी तो उसका विरोध करेगी, किसका, अंग्रेजी गवर्नमेंट का विरोध करेगी। अंग्रेजी गवर्नमेंट को हिलाने के लिए, वहां से भगाने के लिए कुछ पार्टियां का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसको पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा बस और 10 मिनट, कितना मिनट का वीडियो बन गया दिलसान, ये तो पहले वाला 39 मिनट हो गया, बस 10 मिनट और बताना है आपको, उसका जो है नहीं बताना है, ठीक है। तो INC के बारे में पढ़ना है हम लोग, किसके बारे में पढ़ना है, INC, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, यानी जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन आईएनसी का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ पता है तुम लोग को? 28 दिसंबर 1885। इसका स्थापना कहाँ हुआ पता है तुम लोग को? है संस्कृत कॉलेज बम्बई, कहाँ पर हुआ था? संस्कृत कॉलेज बम्बई। क्या नाम था उस कॉलेज का? पूरा नाम बता सकते हो? उस कॉलेज का पूरा नाम बता सकते हो? हाँ, आईएनसी का जो स्थापना हुआ था जिस कॉलेज में, उसका पूरा नाम नहीं पता है तुम लोग को? अभी ध्यान से तो हमको खुदे उतरा हुआ है, लेकिन आईएनसी का फॉर्मेशन वाला दिया हुआ होना चाहिए कहीं पर। एक मिनट, नहीं दिया हुआ, बताइए। गजबे, इस पुस्तक में भी कहीं पर, लेकिन हम पढ़े हैं तो जरूर। आईएनसी का जब स्थापना हुआ था उस समय उसमें जो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, हाँ दिया हुआ तो है, दिया हुआ तो है। गोकुल दास तेजपाल, हाँ यही यही याद नहीं आया। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है, बहुत सारा चीज रहता है। ठीक है ना। इस देखिए कहाँ हुआ था, गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल देखिए जब आईएनसी का स्थापना हुआ जिस समय, तो उस समय उसमें सदस्य कितना था पता है? 72 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 72 मेंबर। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए, प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए वो वयोमेश चंद्र बनर्जी को चुने गए। कौन चुने गए? वयोमेश चंद्र बनर्जी। इतना चीज तो आपको रटा बनाना चाहिए हमको। देखिए ये ध्यान से थोड़ा भूल गए थे, बाकी हमको सब ध्यान में। ठीक है, तो आईएनसी का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर। हाँ, किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो एक ए ओ ह्यूम करके याद रखना, ए ओ ह्यूम। ठीक है, पूरा नाम ए ओ ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ए ओ ह्यूम किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? बोलो ना। ओ ह्यूम। उसके लिए हम अलग से नोट बनाए हुए थे आईएनसी के बारे में। उसका नोट कहाँ है इसमें? आईएनसी का अलग से नोट बना हुआ था, कहाँ है इसमें? ए ओ ह्यूम ने जो है आईएनसी का स्थापना किया था। ठीक है, इस नोट में कुछ आने रहा है, इसमें दिया हुआ है आईएनसी के बारे में। ठीक है ना, तो हाँ इधर से साइड में लास्ट में एकदम लगता है। ठीक है, इतना चीज को आप लोगों को याद रखना है कि देखो आईएनसी का स्थापना कब हुआ था? 1800 बोलो ना, 1885 में। कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ? बम्बई। कितना आदमी था? 72। वयोमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। ए ओ ह्यूम जो थे वो उस समय, और लॉर्ड डफरिन याद रखना। वायसराय कौन था उस समय? वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन द वायसराय, जिस समय इसकी स्थापना हुआ था आईएनसी का। और आईएनसी में पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। और पहला सेशन में कितना आदमी भाग लेते? 72 आदमी। ठीक है, देखो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। ठीक है, उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कांग्रेस भारत के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित में काम करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को बढ़ाना, ये किताब में लिखा हुआ है। धर्म, जाति और प्रांत के भेदभाव को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर जनमत तैयार करना, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना। ठीक है, कांग्रेस का शुरुआती सोच यही था कि जनता को राष्ट्रहित में मानना, एक सूत्र में मानना। कांग्रेस जब 1885 में इसका स्थापना हुआ था, इसके 1905 तक लेके एक ही तरह का इसका बात था। लेकिन 1905 में जब कांग्रेस से बहुत सारे लोग जुड़े, तो कांग्रेस का थोड़ा सा विचार वगैरह बदलता गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते लगे। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग गुस्सा भी हुए कि इस पर कुछ ना कुछ हम लोग जो है सरकार को ऐसे अगर मुंह बंद करके मनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इस पर रिवोल्ट भी करना पड़ेगा, है ना, आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ लोग थे जो कर रहे थे कि आंदोलन करना है। ठीक है, तो 1906 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसमें तो कांग्रेस उतना सक्रिय रूप से नहीं भाग ले पाई, क्योंकि ये लोग जो है कुछ कुछ इसमें गर्म दल के नेता हो गए थे, कुछ नरम दल के नेता हो गए थे। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारों के लोग हुए थे। आदमी दूसरा ही इसके सदन में 400 से अधिक आदमी आ गए थे, बहुत सारे मेंबर जुड़े। तो कांग्रेस का जब 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में, कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन होता था, कांग्रेस का हर एक वर्ष अधिवेशन होता था। और 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ, सूरत स्प्लिट, तो कांग्रेस में फूट पड़ गया। ठीक है, और कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया, एक नरम दल, एक गरम दल। तो एक गरम दल में जो है लाल बाल पाल का नाम याद रखना है, लाल बाल और बोलन लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन हो जाएगा? बताओ ना, नहीं बताओगे रे? कमेंट कीजिए तो आप लोग, पाल कौन होगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और एक हो जाएगा कौन? लाल बाल पाल। रुक जाइए एक मिनट, कहीं पर तो होगा कुछ, बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, बिपिन चंद्र पाल। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान से उतर रहा है, ठीक है ना? इसमें ये कांग्रेस वाला पढ़ा हुआ काफी दिन हो गया इसमें। तो और कांग्रेस के बारे में लिखा थी, कांग्रेस में अगर कभी पूछ लेगा स्प्लिट कब हुआ, कांग्रेस में फूट कब पड़ा, तो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया। लाला लाजपत राय, ये गंगा क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, और क्या है ये, क्या है ये, इसके बारे में क्या बताया, क्या नाम था इनका? जो है बिपिन चंद्र पाल। क्या नाम था? इसी का नाम हम भूल जाते हैं, ठीक है? लिखिए लेते हैं ना, बिपिन चंद्रपाल इनका नाम था। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु 1 अगस्त को 1920 में हुआ था। देखिए ये सब चीज़ वो रट ले, इस जो एक्स्ट्रा फैक्ट है बहुत सारा चीज रटला हुआ, लेकिन जो मेन सब कहीं कहीं भूल जाते हैं, ठीक है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और जो है ये पाल, बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं? लाला लाजपत राय के जब जो 1928 में जब साइमन कमीशन वाला विरोध हो रहा था, उसी में ना लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो फिर भगत सिंह ये सब विद्रोह कर दिए थे, कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है? याद रखना उसको। तो 1907 में ये हुआ था, और 1916 में क्या हुआ? 1916 में कांग्रेस का, फिर बोले ना हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, तो कांग्रेस का 1916 वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन। अब इस समय जो है 1905-6 के बीच में, उस समय 1906 में जो है एक चीज और हुआ, मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। क्या हो गया? मुस्लिम लीग का स्थापना। हम बहुत आगे चले गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? इस किताब के फैक्ट से भी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत एक दो करके इसी में हम पढ़ाते जाएंगे, सारा कुछ समझते जाना है आप लोगों को, ठीक है? एकदम फॉलो करते हुए चलना है हमको, ठीक है ना? लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, और लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसमें जो है कांग्रेस का जो नरम दल था वो भी मिल गया, और गरम दल भी मिल गया, और कांग्रेस जो फूट था एक मुस्लिम लीग का, वो भी क्या हो गया? मिल गया। तो अब तो अंग्रेज के लिए समस्या हो गया बहुत, नहीं हो जाएगा समस्या? कांग्रेस का नरम दल, गरम दल और मुस्लिम सब तो एक हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों के लिए समस्या हो गया, और यहाँ पर अंग्रेज यहाँ से कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, उसको हम लोग कल देखेंगे। और इस बीच में 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इतना तो कन्फर्म है, जैसे कि आपको पिछला भी चीज पढ़ा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आपको ये पता होगा कि जब वर्ल्ड वार होता है, तो जब कोई देश उपनिवेश होता है किसी का, वो दूसरा देश अगर युद्ध में बिजी है तो वो किस तरह से आंदोलन, जैसे हिंद चीन वाला चित्र में पढ़ाया था कि हिंद चीन किस तरह से किया था वहाँ पर। तो यहाँ भी इंडिया भी थोड़ा सा फ्री होता है, जब ब्रिटेन वहाँ जाता है, लड़ाई वगैरह करता है, तो भारत में जो है कई तरह की पार्टियां बनने लगती है, होम रूल गदर पार्टी, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और आज के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। इतना चीज़ को पढ़ते रहे, बहुत कुछ इसमें बढ़ा दिए हैं, इतना चीज़ को आप याद कीजिए, रटिए, ठीक है? ध्यान से मत उतरना, क्योंकि आपको 2027 तक नहीं उतरना है ध्यान से, ठीक है? तो इस सब को रिवाइज करते रहिए, डेली के डेली पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि एकदम टॉपिक वाइज आता रहे, एकदम कतार से जो वीडियो आ रहा है आपको, एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, वीडियो डेली का डेली डाल रहे हैं एक समय पर। शाम में हमारा वीडियो 6 बजे तक 7 बजे तक आता है, तो आप डेली वीडियो जो है देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर जो है हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th का, आप वहाँ से हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी चौथे चैप्टर तक पहुँच गए। कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम लोग इस पूरा किताब को इस साल खत्म करें, ठीक है? आपका साथ इसमें बहुत जरूरी है, इसको खत्म करने के लिए आप अपना साथ देते रहिए, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।